नमस्कार। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी मतलब उसकी प्लानिंग, ये हम सब के लिए कितना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। लेकिन सोचिए, भारत का जो इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है, वहाँ काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होती है। सही बात है। उनके पास अक्सर वो पेंशन या सोशल सिक्योरिटी वाली चीजें नहीं होती जो संगठित क्षेत्र में मिलती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आप देखिए सरकारी योजनाएं कितनी अहम हो जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक खास योजना, अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा, एपीवाई। हाँ, और हमारी ये जो भी बातचीत है, ये सरकारी दस्तावेजों और जो योजना की गाइडलाइंस हैं, उन्हीं पर आधारित है। ठीक है, तो आज का अपना मिशन ये है कि एपीवाई की जो बारीकियां हैं उनको समझें। मतलब ये क्या है, किसके लिए है और असल में ये काम कैसे करती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। हाँ, एपीवाई आखिर है क्या ये? हाँ, बताइए। देखिए, एपीवाई को 2015 में भारत सरकार ने शुरू किया था। ये बेसिकली एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। और इसका जो मुख्य निशाना है, वो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे दुकानदार हो गए, खेतीहर मजदूर हैं, या जो घरों में काम करते हैं, वो लोग। अच्छा, मतलब टारगेट ऑडियंस क्लियर है। और इसका लक्ष्य क्या है? क्या करना चाहती है ये योजना? लक्ष्य बहुत सीधा सा है। 60 साल की उम्र जब हो जाए, उसके बाद जीवन भर एक फिक्स्ड मंथली पेंशन देना। गारंटी शुदा? गारंटी शुदा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी पेंशन? ये पेंशन 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति ने कौन सा पेंशन स्लैब चुना है जब वो जुड़ रहा था। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी बात, ये पेंशन गारंटी शुदा है सरकार की तरफ से। गारंटी शुदा होना तो वाकई, खासकर आजकल के बाजार को देखते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, तो इसमें जुड़ कौन सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो। 18 से 40, ठीक है। हाँ, और वो इनकम टैक्स न भरता हो। बस ये 2 मुख्य शर्तें हैं। ओह, मतलब इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तो ये तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी को कवर कर लेती है फिर, जो टैक्स नेट से बाहर हैं। बिल्कुल, यही इसका मकसद भी है। दिलचस्प है। अब ये बताइए कि ये काम कैसे करती है? मतलब पैसा जमा करने का, कंट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। आपका जो मासिक योगदान होगा, मतलब मंथली प्रीमियम, वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि आप किस उम्र में योजना से जुड़ रहे हैं। अच्छा, एंट्री एज? हाँ, एंट्री एज। और दूसरा, आप 60 साल के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000। तो मूल सिद्धांत ये है, जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, मासिक प्रीमियम उतना ही कम देना होगा। अच्छा, तो जल्दी शुरुआत करने का सीधा फायदा है, प्रीमियम कम लगेगा। बिल्कुल, सीधा फायदा। और ये प्रीमियम कटता कैसे है? मतलब क्या हर महीने जाकर जमा करना पड़ता है? नहीं, वो प्रक्रिया काफी आसान बना दी गई है। प्रीमियम हर महीने आपके लिंक्ड बैंक खाते से अपने आप कट जाता है, ऑटो डेबिट हो जाता है। ऑटो डेबिट? ये ठीक है। इससे फिर वो रेगुलरिटी बनी रहती है, भूलने का चांस कम। हाँ, बिल्कुल, नियमित योगदान होता रहता है। अच्छा, फायदों की बात करें तो गारंटी शुदा पेंशन तो है ही, और क्या फायदे हैं इसमें? पेंशन तो खैर 60 साल की उम्र से जीवन भर मिलनी ही है, लेकिन इसमें ना पारिवारिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पारिवारिक सुरक्षा कैसे? मान लीजिए सदस्य की मृत्यु हो जाती है 60 साल के बाद, तो जो पेंशन उन्हें मिल रही थी, वो उनके जीवन साथी को यानी पति या पत्नी को मिलती रहेगी, जब तक वो जीवित है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब परिवार के लिए भी एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है ये। हाँ, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए सदस्य और जीवन साथी दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, हाँ, उस केस में क्या होगा? तो उस स्थिति में सदस्य ने जिसे नॉमिनी बनाया होगा, उस नामित व्यक्ति को योजना में तब तक जमा हुई पूरी राशि, जिसे कॉर्पस कहते हैं, वो एक साथ मिल जाती है। ओके, तो पैसा कहीं जाता नहीं है, नॉमिनी को मिल जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि जमा पैसा बेकार ना जाए। सही कहा आपने। तो ये सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक तरह की सुरक्षा है। बहुत खूब। अच्छा, क्या इसमें कोई टैक्स बेनिफिट वगैरह भी है? आजकल लोग ये भी बहुत देखते हैं। हाँ, बिल्कुल है। इस योजना में आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CC-D1B के तहत टैक्स छूट मिलती है। 80CC-D1B?
ओके। हाँ, तो ये एक और वजह है लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने की। और एक बात और, इस पूरी योजना का मैनेजमेंट कौन करता है? PFRDA PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी। एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, और ये मैनेजमेंट होता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के फ्रेमवर्क के तहत। अच्छा, NPS के अंडर, मतलब ये एक रेगुलेटेड और स्थापित सिस्टम का हिस्सा है। इससे भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल, विश्वसनीयता बढ़ती है। तो इसमें शामिल होना कितना आसान या मुश्किल है? मान लीजिए कोई जुड़ना चाहे तो प्रोसेस क्या है? शामिल होना काफी सरल बनाया गया है। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर, या पोस्ट ऑफिस में भी? हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी, या अगर आपका जनधन खाता है तो उसके जरिए भी आप APY खाता खोल सकते हैं। अच्छा, कई सारे ऑप्शन हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं? कुछ ज्यादा झंझट तो नहीं? नहीं, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड चाहिए होगा, एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और कोई पहचान पत्र, बस। प्रक्रिया को जानबूझकर सिंपल रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से जुड़ सकें। ये अच्छी बात है। अच्छा, मान लीजिए कोई जानना चाहे कि भाई मुझे हर महीने कितना प्रीमियम देना होगा। जैसे मैं 25 साल का हूँ और मुझे 3000 की मासिक पेंशन चाहिए 60 के बाद, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। इसके लिए ना ऑनलाइन APY कैलकुलेटर उपलब्ध है। कई बैंकों की वेबसाइट पर, PFRDA की साइट पर भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर, आप उसमें अपनी उम्र डालिए और आप कितनी पेंशन चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, वो चुनिए। कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ट्रांसपेरेंसी रहती है इससे। बिल्कुल, और प्लानिंग में मदद मिलती है। जैसे आपने कहा 25 साल का व्यक्ति 3000 रुपए पेंशन के लिए, तो शायद उसका प्रीमियम 200-300 रुपए प्रति माह के आसपास आएगा अंदाजन। लेकिन यही अगर वो 35 की उम्र में जुड़ेगा तो प्रीमियम काफी बढ़ जाएगा। तो वो उम्र वाला फैक्टर साफ दिखता है कैलकुलेटर में। अच्छा, अब जरा इस योजना से जुड़े कुछ ताजा अपडेट्स या आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। क्या ये योजना पॉपुलर हो रही है? लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। अप्रैल 2025 तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब 7.65 करोड़ यानी 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग APY से जुड़ चुके हैं। 7.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और भरोसा भी। हाँ, ये यही दिखाता है। और क्या कोई आने वाले समय में कुछ बदलाव भी होने वाले हैं इसमें, जिनके बारे में जानना चाहिए? हाँ, एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने की उम्मीद है। वो है इसकी शुल्क संरचना में, मतलब जो इसमें चार्जेस लगते हैं उनमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। चार्जेस में बदलाव? कम होंगे या ज्यादा? उम्मीद तो यही है कि इससे शुल्क और कम होंगे, जिससे ये योजना आम आदमी के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन जाएगी, क्योंकि शुल्क कम होने का मतलब है कि आपके निवेश पर थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलेगा। अच्छा, तो ये तो अच्छी खबर है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अटल पेंशन योजना खास तौर पर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, उन करोड़ों लोगों के लिए बुढ़ापे में, मतलब VLS में, एक आर्थिक सहारा देने का एक मजबूत जरिया बन रही है। निश्चित रूप से, जहां कोई औपचारिक पेंशन व्यवस्था नहीं है वहां ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। सही। रक्षा जाल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि APY रिटायरमेंट के बाद की जो आर्थिक चिंताएं हैं उन्हें कम करने में वाकई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये कि अपनी लंबी अवधि के वित्तीय स्थिरता के लिए हम अपनी जो पर्सनल सेविंग्स हैं और सरकार की तरफ से जो ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मिल रही हैं जैसे APY, इनके बीच एक सही बैलेंस, एक सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? ये सोचना जरूरी है। व्यक्तिगत बचत और सरकारी योजनाओं का सही मिश्रण। हाँ, शायद यही संतुलन खोजना ही हमारे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की कुंजी हो।